अस्सलाम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपको वेलकम करती हैं। हेल्थ सोल्यूशन ऐप जो कि एक मोबाइल ऐप है और इसमें हम हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको डोर स्टेप पे डिलीवर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि हमारी हेल्थ को लेके हम सब बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं और अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते। अपनी जर्नल हेल्थ के अलावा ओरल हेल्थ मतलब जो हमारे दांत हैं और उससे रिलेटेड ओरल म्यूकोजा की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लैकिंग है। लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने इनवाइट किया है आज डॉक्टर शफकत को और हम बात करेंगे ओरल कैंसर्स पे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओरल कैंसर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पान, तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग सब चीज़ों की वजह से रेशो बहुत स्पीड में बढ़ता जा रहा है और यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर्स सामने आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरह से हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं और हमारी जो यूथ है उसको हम इन चीज़ों से बचा सकते हैं। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। जी डॉक्टर शफकत बताइएगा, ओरल कैंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या क्या प्रेजेंटेशन होती है? जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास ओरल कैंसर्स के आते हैं मुंह में ज़ख्म के साथ आते हैं। मुंह में ज़ख्म होता है, किसी का छोटा होता है, बड़ा होता है और मुंह से ब्लीडिंग की इशू होती है, माउथ ओपनिंग कम होती है, मुंह कम खुलते हैं और दूसरा ये होता है लूजनिंग ऑफ टीथ होते हैं, दांत हिलते हैं इनके और गम से ब्लीडिंग की हिस्ट्री की जाती है। जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो ओरल अल्सर्स के साथ होता है जो तकरीबन 1 महीने 2 महीने तक इनका ज़ख्म मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी इनका ज़ख्म सेट नहीं होता। उसमें क्या प्रेजेंटेशन होती है ओरल अल्सर्स? ओरल अल्सर्स में मोस्टली वो होता है पेन लेस अल्सर होता है, उसमें पेन कम होता है बट वो कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। वो मल्टीपल दिखाते हैं डॉक्टरों को, वो कहते हैं कि कम नहीं हो रहा, फिर हमारे पास आते हैं तो फिर हम उसके आगे वर्कअप करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें? स्क्रीनिंग मेथड कौन सा? स्क्रीनिंग मेथड जो होता है आपको फर्स्ट जो होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है उसके डायग्नोसिस के लिए तो वो होता है कि बायोप्सी है। अच्छा, बायोप्सी से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत मिथ्स हैं ना, बहुत से पेशेंट नहीं करवाना चाहते, उनको आप किस तरह से काउंसिल करोगे? इसलिए इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप बायोप्सी नहीं कराओगे तो अर्ली स्टेज वाले ट्यूमर जो है लेट स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम ऑपरेशन करने के बाद भी जो उसको आउटकम्स हैं उतने अच्छे नहीं होते। अगर हम आउटकम देखें तो अर्ली ट्यूमर्स होते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 और लेट ट्यूमर्स स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। जो उनकी प्रोग्नोसिस होते हैं सर्जरी और रेडिएशन के बाद भी उनमें जो 40 to 60% को रिकरेंस आती है विद इन 2 ईयर्स के अंदर। तो उनमें आप कौन सा रेशो है, मेल का ज़्यादा है फीमेल का? मेल का रेशो ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो एडिक्शन हम देख रहे हैं पान छालिया, इससे रिलेटेड तकरीबन हमारे जो अपने पटेल हॉस्पिटल में हमने भी अपनी स्टडी कंडक्ट की थी, अपनी कैंसर रजिस्ट्री है उसमें जो हमने अपनी कंडक्ट की थी 90% जो लोग थे उसमें जो लोग यूज़ कर रहे थे डबल यूज़ कर रहे थे, पान गुटखा छालिया भी यूज़ कर रहे थे, उसके साथ सिगरेट स्मोकिंग भी थी। यानी एक आदत नहीं थी, उसके साथ गुटखा छालिया भी यूज़ करते थे, सिगरेट स्मोकिंग यूज़ करते थे, या तो गुटखा छालिया या नस्वार यूज़ करते थे, या गुटखा छालिया और सिगरेट स्मोकिंग थी, या गुटखा छालिया और अल्कोहल के साथ मल्टीपल आदत जो थे ना उसके एडिक्शन की वजह से उनके ज़्यादा। तो ये पेशेंट जब प्रेजेंट करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? मोस्टली ये अल्सर्स के साथ ही आते हैं और कभी अल्सर के अलावा लूजनिंग ऑफ टूथ, दांत हिलते हैं, गम्स ब्लीडिंग के साथ आते हैं और जो लांग सिर्फ छालिया वगैरह यूज़ करते हैं उसकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड होती है, 1 फिंगर एक उंगली भी हमारी नहीं जाती। तो उसमें हमें एक्सेस करना, उसको ट्यूमर को अल्सर को देखना, डीप सीटेड जो ट्यूमर होते हैं उसको देखना मुश्किल होता है। उसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है? सिर्फ ओरल म्यूकोजा होता है मोस्ट ऑफनली जो होती है जो हमारा होता है ओरल कैविटी में होती है। हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन है चीक की, जो हमारे गाल की जो अंदर म्यूकोजा होती है उसमें ज़्यादा होता है, जो बाहर लिटरेचर उसमें टंग में ज़्यादा होता है। अच्छा। और ये ट्यूमर जो हैं वो ग्रो करते हैं, मेटास्टेसाइज करते हैं नेक में, उनकी जो ड्रेनेज होता है वो नेक में जाता है। क्या कॉजेज हैं इनके? जो मोस्ट ऑफन काज है जो पान गुटखा छालिया जो हमारे यहाँ कंजप्शन है 90 to 95% गुटखा छालिया, ये मावा सुपारी वगैरह जो आजकल ये कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है। एज ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? एज ग्रुप तकरीबन हमने जो यंगेस्ट पेशेंट देखा है कि 20 ईयर्स का, 18 to 20 ईयर्स का भी देखा है। अच्छा। हाँ,
मोस्ट ऑफन ये होता है कि 35 से लेके 40 से लेके 60-65 तक। कौन सा ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन? इसमें मोस्ट ऑफन होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, 95% जो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। बायोप्सी हो गई, डायग्नोस हो गया, आप किस तरह से आगे? अब बायोप्सी करने के बाद उसका हम करते हैं सीटी स्कैन हेड एंड नेक चेस्ट भी करते हैं, उसमें वर्कअप देखते हैं कि बीमारी उसकी कहाँ तक है, इसकी स्टेजिंग फिर करते हैं। फिर ये होता है कि हम इसको ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन करते हैं। ट्यूमर बोर्ड ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ फैकल्टीज़ होती हैं, ENT होता है, प्लास्टिक सर्जरी होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशंस होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी होता है। आजकल जो ट्यूमर कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ सिंगल हैंडेड एंटायरी, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन के हैंड में नहीं है। ये पूरी बोर्ड बैठ के डिस्कशन करते हैं हम उसके लिए कि हम इसकी सर्जरी करें या इसको रेडिएशन दें। रेडिएशन सर्जरी के बाद उसमें ये होता है कि अमूमन इन पेशेंट्स में हमें रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लास्टिक सर्जरी वाले भी बैठे हो तो उसमें डिस्कशन करते हैं इसको रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जाए। बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी, नेक फ्लैप वगैरह पर लगाते हैं। तकरीबन 8 to 10 आवर्स की सर्जरी होती है, डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। और इसमें ये होता है कि फिर ये होता है कि सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद ये होता है कि जो हमारे पास जो सर्जिकल और मेडिकल उनको रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, हम उनके पास रेफ़र कर देते हैं। फिर उनको शुआएँ भी लगती हैं, प्लस माइनस कीमो होता है। तो कीमो डिपेंड करता है कि बायोप्सी रिपोर्ट के बाद क्या उसकी रिपोर्ट कैसी आती है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उसको मद्देनज़र देखते हुए फिर उसको हम कीमोथेरापी दें। तो कितना अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है? अच्छा, इस वजह से हमारे यहाँ यहीं पर हमने पटेल हॉस्पिटल में अपनी स्टडी कंडक्ट की थी। उसमें जो हमारी स्टडी थी उसके हिसाब से जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस थे, 2/3 ऑलमोस्ट 70% केस स्टेज 3 स्टेज 4 एडवांस स्टेज में थे, और बाकी जो 1/3 थे उसमें कम है। उसके वजूहत यही होती है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी, इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, कंटिन्यू करना और ये होता है कि पेशेंट का जो होता है फियर फैक्टर ज़्यादा होता है कि नाम सुन के कैंसर है, तो फिर और दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। जब तक वो पेशेंट अपने स्टेज 1 या स्टेज 2 में आते हैं, जब तक उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को इतना लेकर आते हैं कि वो सर्जरी करवा सकें, तो स्टेज अपग्रेड हो गया स्टेज 3 स्टेज 4 में। रिकरेंस भी बहुत कॉमन है। हाँ, स्टेज 3 स्टेज 4 में मैंने आपको जैसे ही कहा कि 40 to 60% रिकरेंस है विद इन 2 ईयर्स में। डॉक्टर साहब, क्या किया जाए इस तरह से कि बहुत अर्ली उसमें हम डिटेक्ट कर लें, या जो कैंसर प्री कैंसरस कंडीशन होती है हम उनको भी पिक कर सकें? इस तरह का क्या हम अवेयरनेस दें लोगों को, कैंप्स करें, या जैसे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके साथ हम ओरल ग्लूकोजा की भी कुछ ऐसा करें? इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पटेल हॉस्पिटल वालों ने भी हमारे ओरल कैंसर अवेयरनेस के हिसाब से रखा हुआ है कि डेली हमारी ओरल कैंसर की अर्ली स्टेज को देखने के, ओरल हेल्थ को देखने के लिए हमारी 10 से 11 बजे की OPD फ्री कैंप होता है। अच्छा, फ्री कैंप होता है, उसमें आप आके दिखा दें, अगर कोई ज़ख्म वगैरह है उसको भी देख लेते हैं, और जो भी हम उसको अवेयरनेस देखते हैं कि अगर पान गुटखा चालिया खा रहे हैं तो उससे परहेज़ कर लें, तो उसको अवॉइड कर लें। अगर कोई और उनको मसला है तो उनको हम गाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमें पता नहीं होता। बहुत अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब। कहते हैं पटेल हॉस्पिटल में 10 to 11 डेली एक OPD होती है जिसमें ओरल कैंसर और ओरल हाइजीन से रिलेटेड ये लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग जाके दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल दिखाइए। अच्छा, कौन सा एज ग्रुप की हमारी बात हो गई? मेल्स में जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो रेशो जैसे आपने बताया कि अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो अभी जो पहले WHO की जो स्टेटस था पहले जो शुरू में तकरीबन 4 to 5 years बैक जब हम करते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे, उसमें जो उनका जो रेशो था, इन फीमेल इट वाज द 4th one, इन मेल इट वाज द 3rd, इज द मोस्ट कॉमन। नाउ इट इज़ अ रिसेंट इन 2021 में पब्लिश हुई अप्रैल में WHO की स्टेटस जो दोबारा उन्होंने किया है कैंसर रजिस्ट्री से, तो उसमें जो इट इज़ द नंबर 1 कैंसर इन द मेल, एंड नंबर 2nd one इज़ द 2nd नंबर कैंसर कॉमन इन द फीमेल्स।
तो प्रेजेंट हुए, आप सर्जरी हो गई, फॉलोअप किस तरह से पेशेंट है? इसका फॉलोअप में ये होता है कि हम सर्जरी की, सर्जरी के बाद रेडिएशन वगैरह हुआ, उस रेडिएशन के दौरान ही हम पेशेंट को हर मंथ पहले शुरू में तकरीबन 3 to 4 वीकली बुलाते हैं, तकरीबन महीने में एक दफ़ा हमें ज़रूर दिखाएं। फर्स्ट ईयर में ये रिकमेंडेशन है कि मंथली दिखाएं, सेकेंड ईयर जो होता है 2 मंथली दिखाएं, 3 ईयर्स में 3 मंथ। इसके जो हमारा फॉलोअप होता है एटलीस्ट 5 ईयर्स तक हम फॉलो करते हैं पेशेंट्स। सर्वाइवल रेट कैसा है? सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि आपका स्टेज वाइज कैसा है। किस तरह से प्रिवेंशन किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लोगों को देनी चाहिए? इसमें तो तीनों चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक तो डॉक्टर्स जो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका भी काफ़ी रोल है इसमें, और उनका दूसरा होता है पेशेंट का अपना भी। गवर्नमेंट का ये है कि जो भी ऐसी चीज़ें बाहर से आ रही हैं या यहाँ पर बैठनी, उनके ऊपर कम्प्लीटली बैन करना चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उनको काफ़ी बंद भी किया था। इजीली अवेलेबल होना आवाम के लिए, ताकि चीज़ें बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हों लोगों। मतलब डेंटल चेकअप एक ऐसा चेकअप है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं एक्सपेंसिव है और बहुत लोगों को ना सोचना पड़ता है, तो वो डर और खौफ किस तरह से कम किया जाए? ये कि आपकी कैंपेन चलानी चाहिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, हर किसी को कैंसर भी नहीं होता कि तो ये भी खौफ है, तो उनको दिखाना चाहिए। अगर हम इनको ये कि हमें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हमारे जो जीपीज वगैरह हैं वो काउंसिल करें, उनको भी हमें भी काउंसिल करना चाहिए, ताकि ये अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो फौरी तौर पे उनको काउंसिल करके हमारे पास भेजा जाए। और ये कि दूसरे पेशेंट के साथ जो उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, भाई आता है, बाप आता है या दोस्त आता है, अमूमन हम देखते हैं कि वो पेशेंट को लेकर आए, वो भी गुटखा खा रहे हैं, इफेक्टिव नहीं है, बट वो पान गुटखा खा रहे हैं। उनको हमने एक दफ़ा मना करते हैं, फिर भी वो जब वो सेकंड पे आते हैं तो तब भी खा रहे होते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि अगर ये तो फैक्टर हो गया, ये इससे बच जाए, कोशिश तो हम करते हैं। बाकी और दूसरे भी यही मतलब ये होना चाहिए कि एनुअली आपको 2 दफ़ा एटलीस्ट जो है ज़रूर दिखाएं, एक दफ़ा डेंटिस्ट को। 2 दफ़ा नहीं तो चले, एक दफ़ा ज़रूर, 1-2 दफ़ा। अगर वो जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो पान गुटखा चालिया वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि 6 मंथली वो दिखा देते हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहिए हमारे ऑडियंस? अच्छा, ये है कि ओरल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटिव डिजीज़। अगर हम इसको पान गुटखा छालिया से अपने आप को दूर रखें और ओरल हाइजीन को डेली ब्रश वगैरह खाने के बाद कुल्ली वगैरह करें जैसे, तो अपनी ओरल हाइजीन को जितना अच्छी रखेंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, इस कैंसर से बच सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये हो गया, इट इज़ वेरी डिज़ास्टर, क्योंकि ये आपकी एक तो फिजिक्स भी आपकी ख़राब कर देता है और इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फाइनेंशियली के अलावा आपका सोशल आपका पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ। इट इज़ कोई आदमी आता है हमारे पास, वो इसका बड़े आता है क्योंकि सर्जरी हुई होती है, इसके निशान होते हैं, इसका फ्लैप हुआ होता है, पूरा ये फ्लैप इसी वजह से एम्बैरेसिंग ज़्यादा होता है। दोस्त अहबाब मिलना कम कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब ने कि हम अपनी ओरल हाइजीन की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं, और साल में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर हम जाके डेंटिस्ट को दिखाएं। ओरल म्यूकोजा, कैविटी, टंग, ये सारी चीज़ों को हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी प्री कैंसरस कंडीशन है, अंडरलाइन डिजीज चल रही होती है, हमें पता नहीं होता। उन चीज़ों को बहुत अर्ली स्टेज में हम पिक कर सकते हैं। ईजीली अवेलेबल है हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट मौजूद हैं। आप लोग जाइए, दिखाएं। और डॉक्टर साहब को अगर आप दिखाना चाहते हैं, हमारी ऐप में भी मौजूद हैं, और पटेल हॉस्पिटल में ओपीडी भी करते हैं। इनके डिफरेंट टाइमिंग्स आप हमारी ऐप के थ्रू ले सकते हैं। डाउनलोड हेल्थ सॉल्यूशन ऐप फॉर योर। थैंक यू।